हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 20 जनवरी 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, देख लेते हैं हम लोग। देखिए, कभी भी मैं सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करने के लिए नहीं बोलता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि इसलिए कि डेली 10 सेकंड इसमें क्यों वेस्ट करना। क्योंकि साल में 313 दिन आपके पीआईबी का लेक्चर होगा इंटू 10, तो 3130 सेकंड हो गए। तो आज ये पहली और आखिरी बार बोल रहा हूँ कि ये मैं इसीलिए नहीं कहता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना। चलिए देखते हैं। 2022 में ब्रिक्स एसटीआई स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई है। ब्रिक्स एसटीआई स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई है। टोटल 25 इवेंट्स ऑर्गेनाइज होने हैं 2022 में। चाइना के पास चेयरमैनशिप चली गई है ब्रिक्स की। देखिए, 2022 में 14th सेशन चल रहा है आपके ब्रिक्स का। किसके पास प्रेसिडेंसी चली गई है, चेयरमैनशिप? चाइना के पास। 2021 में 13th ब्रिक्स एडिशन चल रहा था, तो चेयरमैनशिप थी इंडिया के पास। तो 2022 में 25 इवेंट होने हैं, 5 इंडिया करेगा। 5 इंडिया कौन करेगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सारा आप पढ़ेंगे इस आर्टिकल में। हाल ही में 15th मीटिंग हुई है ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन स्टीयरिंग कमेटी की। ठीक है, इसमें डिफरेंट जो ब्रिक्स रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने भाग लिया। अब आप ये मत सोचिएगा कि हमारे यहाँ से किसी मिनिस्टर ने भाग लिया। हमारे यहाँ से ये देखिए, संजीव कुमार वार्षणेय जी ने भाग लिया है, मिनिस्टर ने नहीं। ये जो आपकी 15th स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई है उसकी बात कर रहा हूँ। 2022 में ब्रिक्स का थीम क्या है? 2022 में ब्रिक्स का थीम देख लीजिए, फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप उशर्स इन अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। तो जो लोग हिंदी मीडियम से उनको मैं बता दूं, फॉस्टर का मतलब क्या होता है? फॉस्टर का मतलब होता है प्रोत्साहन देना, ठीक है। और उसेस का मतलब क्या होता है? मिलाप, भेंट करना। ये हम लोगों ने आज ही कल में वोकैबुलरी क्लासेस में पढ़ा है। फॉस्टर मतलब होता है अगर हम हाई क्वालिटी की ब्रिक्स पार्टनरशिप को प्रोत्साहन देते हैं तो हमें एक नया एरा देखने को मिलेगा ग्लोबल डेवलपमेंट का। तो ये हो गया आपके हिंदी में थीम, लेकिन आप इंग्लिश में ही याद रखिए, क्योंकि फैक्चुअल डिटेल में कभी भी एक स्टेटमेंट में पूछ लेंगे। यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज थीम तो यूपीएससी पूछता नहीं, स्टेटमेंट में पूछ सकता है कभी भी। फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप असर्स इन अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। 2021 में इंडिया ने ब्रिक्स को सक्सेसफुली होस्ट किया। 2022 जनवरी में चेयरमैनशिप चाइना को समर्पित कर दी। मीटिंग के दौरान चाइना ने कहा कि इस साल कई सारे इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ब्रिक्स के। कितने इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? तो टोटल 25 इवेंट। कितने? 25 इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इंडिया इनमें से 5 को होस्ट करेगा। कितने को? 5 को होस्ट करेगा। चाइना चाइना 10 जो है 10वीं ब्रिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्रियल मीटिंग को सितंबर 2022 में होस्ट करेगा। देखिए, ब्रिक्स की मीटिंग अलग चलती रहती है, साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर की मीटिंग अलग चलती रहती है। इंडिया जो 5 इवेंट होस्ट करने वाला है आप उनको देख लीजिए। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम मीटिंग, वर्किंग ग्रुप्स मीटिंग ऑन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिसिन, आईसीटी एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। फिर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्टनरशिप, ये भी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। ब्रिक्स इनोवेशन लॉन्च पैड एज अ माइक्रो साइट। तो मेरे ख्याल से ये 25 इवेंट में से जो 5 हैं ये आपको याद होने ही चाहिए, जो इंडिया होस्ट करने जा रहा है। बाकी इस बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का 10वां एडिशन होगा, ठीक है। और ब्रिक्स का टोटल 14th एडिशन है, आपको ये याद रखना है। इस बार ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है चाइना के पास, लास्ट ईयर थी इंडिया के पास। ब्रिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे देख लीजिए आप, 5 कंट्रीज से मिलकर बना है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं ब्रिक्स की हम। फर्स्ट ब्रिक्स समिट की जो हुई थी तब ब्रिक था ये, साउथ अफ्रीका नहीं ऐड था। 2009 में हुई थी। कहाँ पर? यकातेरिनबर्ग, रशिया में, ठीक है। बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसका पार्टनर बन गया और मीटिंग जो है साउथ अफ्रीका में ही हुई, ठीक है। चाइना 14th मीटिंग को होस्ट करेगा 2022 में, यानी कि ब्रिक्स की चेयरमैनशिप जो 14th एडिशन के लिए 2022 में है वो चाइना के पास है। इससे पहले इंडिया के पास थी। हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। जो भी कैबिनेट कमेटी हो, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अध्यक्षता में थी, बस इतना याद रखिएगा। उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, इसका टेन्योर फिर से 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उसको हेड किया। आपको पहले ही से मैं बता रखा है कई बार
जो कैबिनेट कमिटीज़ हमारे इंडिया में वो 8 हैं। इनमें से 2 के हेड होते हैं होम मिनिस्टर और 6 के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। जो 2 होती हैं आपको बस वो याद रखनी है, कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इनको बाकी छोड़ दें तो सारे के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बस आपको इतना याद रखना है। पढ़ लेते हैं हम लोग। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी हुई। इसमें नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, इनका टेन्योर 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए ये 3 वर्ष 31 मार्च 2022 से शुरू होंगे, तो 2022 और 3 25, ठीक है, तो 31 मार्च 2025 तक रहेगा आप। इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर 43.68 करोड़ का बर्डन आएगा। तो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, टेन्योर बढ़ाया 3 वर्ष का, बर्डन कितना आया 43.68 करोड़ का। काफ़ी समय से इसका टेन्योर जो है 3-3 साल करके बढ़ रहा है। बात करें अगर नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी की, तो स्थापना हुई थी 1993 में। 1993 में एक एक्ट पास हुआ था, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993। तो ये 4 वर्ष के लिए बनाया गया था इनिशियल तौर पर 1997 तक के लिए। बाद में ये 2002 तक के लिए बढ़ा दिया गया। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, 2002 से फिर 2004 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब उसके बाद आप सोचेंगे कि बढ़ा दिया गया और फिर क्या हुआ, सीज्ड टू हैव इफेक्ट, यानी 2004 के बाद इसकी हैसियत जो है समाप्त हो गई, काम करना बंद कर दिया। तो अब कैसे बढ़ा रहे हैं, नॉन स्टैचुरी बॉडी के तौर पर इसको बढ़ाया जा रहा है। तो पावर एक तरह से नहीं है इसके पास, ठीक है। 31 मार्च 2022 से जो प्रेजेंट कमीशन है उसका टेन्योर शुरू हो जाएगा। पर्पस क्या होता है, सफाई कर्मचारी से रिलेटेड जो वेल विशिंग है या उनका ध्यान रखने के लिए वो चीज़ें करना। इसीलिए मैनुअल जो स्कैवेंजिंग है, आपकी हाथों से जो सफाई होती है उस पर बड़ा फोकस रहता है। 2021 जुलाई में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण कोई भी डेथ नहीं हुई है पिछले 5 वर्षों में। ये आपके किसके लिए डाटा है, ऐसे राइटिंग के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए। हमारा जो आर्टिकल 21 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी देता है, आपको पता है। और ये सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों के लिए है। तो आपको पता ही है संविधान में कुछ आर्टिकल सिटीजन्स के लिए हैं, कुछ दोनों के लिए हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। मैनुअल स्कैवेंजिंग आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, मेरे ख्याल से परिभाषा इतनी मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज इंडिया में भी लॉन्च किया था 2020 में। कब, वर्ल्ड टॉयलेट डे वाले दिन, यानी 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे होता है, उस दिन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, सभी स्टेट्स को बोला है कि अप्रैल 2021 तक जो मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही है उसको मैकेनाइज्ड कर दिया जाए, यानी मैनुअली ना हो वो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डंडे चलाए थे सरकार के ऊपर, उसके बाद ऐसा हो पाया, ठीक है। फिर भी कई सारे लोगों की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 69th मीटिंग हुई है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की। गवर्निंग बॉडी जो है उसकी मीटिंग हुई है, एजेंसी तो नहीं हुई है। 69th मीटिंग हुई है गवर्निंग बॉडी ऑफ नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मीटिंग हुई है। चेयर की गई है सेक्रेटरी, जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज के सेक्रेटरी हैं। ये जो गवर्निंग बॉडी है इसने क्या किया, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की जो एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल अकाउंट्स है, उसको अप्रूव किया है। बाद 2021-22 में ये किया जाएगा, ये रिपोर्ट इसमें पब्लिश होंगी। फर्स्ट ब्रिक्स वाटर मिनिस्टर की मीटिंग हुई, मैटर नहीं, देखो पीआईबी में गलत प्रिंट होता है, वाटर मिनिस्टर की मीटिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें बात की गई। तो इस स्लाइड में कुछ खास नहीं है, हाँ, लेकिन अगली स्लाइड में खास है। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के तहत आती है। जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत 1982 में इसकी स्थापना हुई। 1984 में फिल्म आ गई, कौन सी, राम तेरी गंगा मैली। तो सरकार को याद आया, अरे यार गंगा मैली है क्या, तो गंगा एक्शन प्लान लॉन्च कर दिया 1985 में। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज ने लॉन्च किया था, याद रखिएगा, गंगा एक्शन प्लान मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का नहीं है। तो फर्स्ट रिवर एक्शन प्लान था इंडिया में वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उन्हें भी नेशनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से डेवलप करने के लिए आपकी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी काम करती है। 1990 में क्या हुआ, हिमालयन जो रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट है नेशनल पर्सपेक्टिव का, वो टास्क भी आपकी
NWDA को दे दिया गया। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आयरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, 1500 करोड़ दिए गए। कितने? 1500 करोड़। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा अप्रूव कर दिया गया है कि आयरेडा को 1500 करोड़ और दिए जाएंगे, यानी लिक्विडिटी इन्फ्यूजन। क्योंकि जो हमारा आयरेडा है NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, यानी देखिए रिन्यूएबल सेक्टर में ही लोन देता है, लेकिन किसको? बैंकों को। बाद में बैंक देती हैं रिलेटेड एंटिटीज़ को, ठीक है। तो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1500 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन किया है, यानी कि पेडअप कैपिटल बढ़ गई है इरेडा की, ठीक है। इससे क्या होगा? 10,200 जॉब क्रिएट होंगी और पर ईयर लगभग 7.5 मिलियन टन CO2 रिड्यूस होगा। तो ये 1500 करोड़ का कितना इक्विटी इन्फ्यूजन है। इससे इरेडा को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 12,000 करोड़ रुपए क्या लेंड करने की, यानी कि लोन देने की हेल्प मिलेगी। बाकी ये तो मेरे ख्याल से इतना खास नहीं है कुछ। हाँ, बस ये 1500 करोड़ हो जाने से क्या होगा? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ये इरेडा का बढ़ जाएगा और इरेडा जो है कंफर्टेबल हो जाएगी अगर रिस्क एसेट्स नहीं उसके पास। इरेडा एक मिनी रत्न कंपनी है, 1987 में इसकी स्थापना की गई। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एजेंसी है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में 4th पोजीशन पे है रिन्यूएबल एनर्जी में या फिर विंड एनर्जी में। तो रिन्यूएबल और विंड दोनों एनर्जीज में ये 4th पोजीशन पे है, लेकिन सोलर में इंडिया 5th पोजीशन पे है। इंडिया की सोलर एनर्जी कैपेसिटी देखिए आप, 31 जुलाई 2021 तक इंडिया की सोलर एनर्जी कैपेसिटी थी 44 गीगावाट। कितनी? 44 गीगावाट। टारगेट क्या है इंडिया का? मार्च 2023 तक है 100 गीगावाट। कितना? 100 गीगावाट। तो क्या लगता है आपको अचीव हो पाएगा? हाँ, एक बहाना ये भी मिल गया कि कोविड आ गया तो 2 साल हम लोग काम भी नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप देखेंगे डाटा तो गवर्नमेंट गलत नहीं कह रही है, क्योंकि कोविड आया तो सिर्फ 7 गीगावाट ही ऐड हो पाया, वरना बाकी तो गवर्नमेंट काम कर ही रही थी। जो आपका 100 गीगावाट का टारगेट है, इसमें 40 गीगावाट आपकी रूफ टॉप से आनी है और 60 गीगावाट ग्राउंड माउंटेड। ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी देखिए 2020-21 में सिर्फ 7 गीगावाट ऐड हुई है। इंडिया का टारगेट है 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाना। इसमें 100 आपका सोलर है, 60 आपकी क्या है? विंड, और बाकी जो आपकी बचती है वो अलग अलग सोर्सेस से है। 2030 तक इंडिया का टारगेट है 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाना। पावर ट्रेड अमाउंट देखिए जो इंडिया में पावर ट्रेड है वो इंक्रीज़ हुआ है 20% से 2020 में, और बाकी इतने पुराने वर्ष का हमें देखना नहीं है। हाँ, इससे क्या हुआ? जो प्राइस एवरेज पावर इंक्रीज़ है वो 38% इंक्रीज़ हुआ है 2020 में। तो अच्छी बात क्या है? प्राइस भी इंक्रीज़ हुआ है और पावर भी इंक्रीज़ हुआ है, जो पावर ट्रेड किया गया है। ऐसा नहीं कि प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है पावर, तो ये दोनों ही अच्छे साइन हैं। मतलब सप्लाई भी बढ़ रही है और प्राइस भी बढ़ रहा है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है आपको। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा विनर्स जारी किए गए, विनर्स की लिस्ट जारी की है। स्ट्रीट्स फॉर पीपल एंड नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज, साथ ही साथ सीजन 2 ऑर्गेनाइज किया गया था साइकिल्स फॉर चेंज एंड स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज। तो उनके रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए हैं। छोटा सा आर्टिकल है, देख लीजिए, कुछ खास आर्टिकल नहीं थे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज के लिए 11 विनिंग सिटीज़ को चुना गया है और नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के लिए 10 विनिंग सिटीज़ को चुना गया है। तो स्ट्रीट्स के लिए 11 और नर्चरिंग के लिए 10। जो स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज है सिटी लेड डिज़ाइन कॉम्पिटिशन है, यानी स्ट्रीट्स कैसी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कुछ जगह पे जो हमारा चौराहा होता है वो ऐसा ही होता, सीधे 4 रास्ते होते बस, और कुछ जगह पे चौराहा हमारा राउंड होता है। ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे राउंड चौराहा होता है वहाँ पर जो एक्सीडेंट हैं वो 70 to 80% रिड्यूस हो जाते हैं, अगर सही से ट्रैफिक फॉलो किया जाए तो। ठीक है, चौराहे जो क्रॉस चौराहे होते हैं इसमें क्या होता है, एकदम से आदमी जो है तेज स्पीड से चला रहा होता है, लेकिन राउंड चौराहे में क्या होता है, आपको मुड़ना होता है राउंड से। ठीक है, तो आप थोड़ा स्लो रहते हैं। तो ये थोड़ा सा है, यही है आपका स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज। इसमें जो है स्ट्रीट्स को डिज़ाइन करना होता है। फिर नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज, ये 3 वर्षों का इनिशिएटिव था। 5 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन वाले सारे शहरों में शामिल किए, मतलब सारे शहर इसमें शामिल किए गए नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज में, और स्मार्ट सिटीज़ तो इसमें थी ही।
बाकी आपको पता ही होगा, जो साइकिल फॉर चेंज सीजन 2 है उस दौरान एक बुक भी लॉन्च की गई, नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज स्टोरीज फ्रॉम द फील्ड। स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज 38 सिटीज़, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और विनर रही 11, बाकी नर्सरिंग में 10 आपकी विनर रही। स्मार्ट सिटी मिशन जून 2015 में लॉन्च किया गया। खास बात क्या है, 24 के सेक्टर पर 24 की सेक्टर पर फोकस किया गया। प्रमुख क्षेत्र थे 24। आपको याद ये रखना है, ये जो 24 की सेक्टर थे इसमें से 3 डायरेक्टली वाटर से रिलेटेड थे और 7 इनडायरेक्टली वाटर से रिलेटेड थे। बस बाकी कुछ नहीं याद रखना है आपको, 24 सेक्टर तो बिल्कुल नहीं याद रखने हैं। तो मिलते हैं, उससे पहले आप देख लीजिए ऑब्जेक्टिव, मेरे ख्याल से इतना खास नहीं है आपके लिए ऑब्जेक्टिव। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।